हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और क्वेश्चन क्या है बेसिकली यहाँ पे, विच ऑफ द अबव सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर वेरियस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो PLI स्कीम के अंडर कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो कवर होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, तो ये भी जो है PLI स्कीम में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, टेक्सटाइल्स एंड अपीयरल भी आता है, टेलीकॉम सेक्टर जो है वो भी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसके अंडर कवर होता है। सो यहाँ पे चारों ही जो सेक्टर हैं ये हमारे इंक्लूड होते हैं इसमें, किसमें, PLI स्कीम में। सो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गया जो कि हमने यहाँ पे देखा, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गया। तो ये काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारे सेक्टर्स वो कवर होते हैं PLI स्कीम में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही हमारे बिल्कुल जो था ये करेक्ट था। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो जैसे हमारा राइट टू लाइफ है हमारा, उसी तरीके से राइट टू लाइफ जैसे उसी तरीके से हमारा राइट टू डाई है विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो जो हमारा राइट टू लाइफ है वही सेम आर्टिकल राइट टू लाइफ वाले के अंडर ही कवर होता है हमारा राइट टू डाई विद डिग्निटी। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21। और राइट टू डाई की अगर हम बात करते हैं, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ईयर में जजमेंट दी थी, 2018 में ये जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है ये हमारा राइट टू लाइफ का भी पार्ट होता है। सो ये जो है बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर्टिकल 21। और अगर हम राइट टू डाई की बात करते हैं विद डिग्निटी, सो ये इंडिया में अगर हम बात करें तो पैसिव यूथेनेसिया के थ्रू जो है ये चीज़ पॉसिबल है। सो पैसिव यूथेनेसिया जो है इंडिया में अलाउ है और एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक्टिव यूथेनेसिया बैन है, इलीगल है इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया, और इंडिया में जो अलाउ है वो क्या है, पैसिव यूथेनेसिया। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। 2018 में जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ये पार्ट है हमारा आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ के ही अंडर कवर होता है हमारा राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल एवरेज रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉर फर्टिलाइजर। सो NPK की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, सो बेसिकली इसका जो रेशियो होता है, सो इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो होता है 4:2:1। सो 4:2:1 जो है ये रेशियो होता है, एवरेज रेशियो होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का एंड पोटेशियम का। और नाइट्रोजन एंड अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो अगर हम बात करते हैं कि मेन सोर्स जो है न्यूट्रिएंट्स का फर्टिलाइज़र में, वो मेन सोर्स कौन कौन सा है। सो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यूरिया, फॉस्फोरस के लिए अगर हम बात करें तो डैप, एंड पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है MOP। सो यहाँ पे जो है बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन का मेन सोर्स है यूरिया, इसका है डैप एंड इसका है मॉप, डैप एंड पोटेशियम के लिए है मॉप। सो यहाँ पे इसका रेशियो पूछ रहे थे, एवरेज रेशियो कितना होता है, एवरेज रेशियो होता है NPK का 4:2:1। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 4:2:1 जो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने बतानी है कौन सी करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, 0 आवर रेफर्स टू अ टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज 0 आवर जो होता है, 0 आवर कब होता है, ये क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद जो होता है, क्वेश्चन आवर के बाद वाला जो टाइम होता है, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। सो यहाँ पे और इसमें बेसिकली 0 आवर में कोई आपको प्रायर नोटिस नहीं देना होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। सो ये जो 0 आवर वाला टाइम काउंट किया जाता है ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है। सो क्वेश्चन आवर के बाद वाला टाइम को कहते हैं हम 0 आवर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो डे टू डे एक्टिविटी है हाउस की उसको स्टार्ट होने से पहले 0 आवर होता है, ऐसा नहीं होता, पहले क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद जो टाइम होता है उसको कहते हैं 0 आवर। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन 0 आवर मेंबर्स रेज मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट नोटिस जो है इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ये 0 आवर बेसिकल, और अच्छा ये 0 आवर जो है इंडिया की इनोवेशन है, ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1962 में, जब इंडिया चाइना वॉर हो रही थी, उस टाइम पे जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जो है ये इंडिया की इनोवेशन है 0 आवर। कब हुआ था, 1962 में, इंडो चाइना वॉर जब हो रही थी तब 1962। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है,
क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग ड्यूरिंग विच मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट होगी, बिकॉज यहाँ आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आवर। सो क्वेश्चन आवर जो है फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर से और गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। कौन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज़। सो ये सिटीज़ जो है ये हमने बतानी है, इनमें से सिटीज़ कौन सी लोकेटेड है सीरिया में। सो ये जो है राका सिटी जो है ये भी सीरिया की सिटी है। हाँ, ये दिरीज जोर ये भी जो है सीरिया की सिटी है। इदलीब ये भी सीरिया की सिटी है। एलेपो ये मैंने कल ही डिस्कस किया था आपके साथ, ये भी सीरिया की ही सिटी है। सो ये चारों सिटीज़ जो है ये सीरिया कंट्री में ही आती हैं, सीरिया का ही पार्ट है, सीरिया की ये सिटीज़ हैं। सो यहाँ पे चारों ही जो है हमारा राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। सो ये कहाँ है, लोकेटेड है सीरिया में, चारों ही लोकेटेड हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4। ऑल 4 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसको एक बार मैप पे भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मैप पे देख लेंगे तो जहन में रहेंगी चीज़ें, तो इसको हम पहले मैप पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है सीरिया। सो ये सीरिया है एंड यहाँ पे ये आपको राका सिटी दिख रही होगी, ये एलेपो सिटी है, ये इदलीब है एंड ये दीरेजोर और ये हामा सिटी भी जो है, हामा सिटी ये दिख रही होगी, ये भी सीरिया का ही पार्ट है, सीरिया की ही सिटी है। हामा, इदलीब, एलेपो, राका, दिरेजोर। सो यहाँ पे ये सीरिया है पूरा, ये पूरा सीरिया है एंड एलेपो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ वेस्ट में, इदलीब भी वेस्ट में दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ वेस्ट में। राका भी यहाँ पे है, ये राका सिटी है। ये दिरीजोर सिटी है, ये डी दिरीजोर सिटी एंड यहाँ पे ये हामा सिटी है। सो हामा, इदलीब, एलेपो, राका, ये दिरीजोर, ये सारी सिटीज़ कहाँ हैं, सीरिया में है। सो आई होप आप लोगों को मैप पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स ओनली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स नहीं करते हैं, वो पूरा पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के ऑल मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी MPs हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, दोनों ही मतलब पूरे मेंबर्स जो हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। सो यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा इलेक्ट नहीं करते। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है एज मेंशन नहीं की गई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर मेंशन किया गया है कि जो वर्किंग टेन्योर होगा वो बेसिकली कितना होगा, 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स जो होगा वो वर्किंग टेन्योर होगा। नेक्स्ट, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 2 जो है हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 35 ईयर्स। सो यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम एज जो है वाइस प्रेसिडेंट की वो 65 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज किसी की भी मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो था ये इनकरेक्ट हो गया था। बट अगर हम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमम एज, सो मिनिमम एज जो है मेंशन की गई है, काफ़ी सारी पोस्ट के लिए मिनिमम एज मेंशन की गई है और यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सो वाइस प्रेसिडेंट हो गई, गवर्नर हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, तो इनके लिए जो है अगर आपको गवर्नर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है या फिर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 66। सो आर्टिकल 66 में जो ये मेंशन किया गया है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की, 35 ईयर्स। सो ये मेंशन है आर्टिकल 66 में। सो यहाँ पे जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट इनकरेक्ट थी, सेकंड भी इनकरेक्ट थी, थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है यहाँ पे, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज वी गिरी। सो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सो वो कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वी गिरी। सो वी गिरी जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये बेसिकली सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, फर्स्ट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमसे गलत ही पूछ रहे थे, नॉट करेक्ट पूछ रहे थे, जो इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट हमने बतानी है। सो फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी, सेकंड भी इनकरेक्ट थी और हमारी फोर्थ भी जो थी वो इनकरेक्ट थी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 3,
ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत थी, दैट्स वाई जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट जो होता है बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू जो होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, द रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यू। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारी कि जो यहाँ पे जो है जब इंक्रीज़ होता है टैक्स रेवेन्यू बेसिकली, तो टैक्स रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट टोटल जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा, और जब गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा फिजिकल डेफिसिट जो होगा वो रिड्यूस होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है बोरोइंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता गवर्नमेंट रेवेन्यू में। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट। तो जब गवर्नमेंट रेवेन्यू में बोरोइंग्स को कैलकुलेट किया ही नहीं जाता है तो फिर ये फिजिकल डेफिसिट का पार्ट कैसे हो सकता है? फिजिकल डेफिसिट में इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सो यहाँ पे जो ये इनडायरेक्टली दे दिया है, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन में बोरोइंग्स पार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू का पार्ट होता ही नहीं है, तो ये कैलकुलेशन का कैसे पार्ट हो सकता है? सो ये डिफरेंस जो फिजिकल डेफिसिट होता है तो बेसिकली डिफरेंस ही तो होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू का एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है यहाँ पे इंडियाज़ फिजिकल डेफिसिट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता, ये क्या होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ना कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट करेक्ट थी, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है द की डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज दैट रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज लार्जर देन फिजिकल डेफिसिट। सो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो है ये ऑलवेज जो है ये फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होता है रेवेन्यू डेफिसिट से। दैट्स वाई स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इलेक्टेड। सो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नीति आयोग। सो नीति आयोग से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। सो ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, और नीति आयोग जो स्टैब्लिश हुआ ये 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुआ। और इससे पहले क्या था? इससे पहले होता था प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है नीति आयोग। इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। और चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड है द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फोस्टर डेवलपमेंट पॉलिसीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द नीति आयोग। सो ये चीज़ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑल 3। सो ऑल 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फेम स्कीम। सो फेम 2 की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है फेम का? सो फेम का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेज़ 2। सो ये लॉन्च हुआ था कब? 2019 में। 2019 में लॉन्च किया था। और इसका टोटल आउटले कितना है? आउटले की अगर हम बात करें इसका तो ये है 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। सो ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे 2019 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म होती है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसका जो आउटले है टोटल वो है 5,000 करोड़।
सो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री, यहाँ पे मिनिस्ट्री पूछ रहे हैं तो मिनिस्ट्री कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।